अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ रमशा कमल। तो बिल्कुल जैसे कि आपने पैकेज में मुलाहिजा किया कि दुनिया भर में ये वबा फैली हुई है और इससे दुनिया भर में जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट तरह के हमें देखने को मिले। तो क्या प्रैक्टिसेस की गई और किस तरीके से इस वबा पर काबू पाया जा सकता है, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे दुनिया भर से आज और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं कोविड-19 के हवाले से। तो इस पर बात होगी। जो एक्सपर्ट्स और जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब, जो कि हेड ऑफ रेडियोलॉजी हैं अल राजी हॉस्पिटल में। उसके साथ साथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं विच इज ट्रेन्ड फ्रॉम सिंगापुर। उसके साथ साथ डॉक्टर समी खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं, ट्रस्ट रेडियोलॉजी लीड फॉर कोविड-19, ऑनररी क्लिनिकल सीनियर लेक्चरर एट UCL और एसोसिएट लेक्चरर एट ARU। उसके साथ साथ डॉक्टर इमरान सैयद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल लीड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, FRCR हैं, FRCP हैं। सो उसके साथ साथ मेरे साथ टिम वुन भी मौजूद हैं, जो कि स्वीडन से हैं और मेनली पेन फिजिशियन विद स्पेशल रिसर्च इन न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर वी फू लिव, जो कि MD हैं, नेशनल फर्स्ट ग्रेड चीफ फिजिशियन फ्रॉम चाइना। उसके साथ साथ हेड ऑफ बोथ इमेजिंग डिपार्टमेंट एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को भी हेड करते हैं, फर्स्ट एफिलिएटेड हॉस्पिटल ऑफ USTC वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, उनसे भी उनका ताल्लुक है। उसके साथ साथ प्रोफेसर आई जुन पैन भी मेरे साथ मौजूद हैं, विच इज़ MD एंड एसोसिएट चीफ फिजिशियन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, और साथ साथ वो भी एफिलिएटेड हैं हॉस्पिटल ऑफ USTC वेस्ट डिस्ट्रिक्ट चाइना से। उसके साथ साथ मेरे साथ डैना मौजूद हैं, हु इज़ रीजनल सेल्स मैनेजर फ्रॉम इको माइक्रोवेव सिस्टम, और इसके अलावा मेरे साथ पैट्रिक मौजूद होंगे, जो कि ट्रांसलेटर हैं चाइनीज़ के लिए, ईरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो तमाम लोगों को वेलकम करेंगे और सबसे पहले आगाज करेंगे डॉक्टर समी के साथ। सो डॉक्टर समी, सबसे पहले तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर हॉस्पिटल और कोविड-19 का आपकी प्रैक्टिस के ऊपर या जो आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आया है? जी थैंक यू वेरी मच। पहले मैं आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझा दूं कि हम लोग यूके में हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो लंदन के आउटस्कर्ट्स पे है, बिल्कुल लंदन के आप समझें कि बाहर है। जो आपके लिसनर्स ओवरऑल सिनेरियो वर्ल्ड में देख रहे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि आज की जो काउंट्स हैं, जो डेथ काउंट्स हैं, उसी से आपको पता लगता है कि किस मुल्क में कोविड कितना ज्यादा है। तो अमेरिका इज अप देयर विद 2000 प्लस पीपल डाइंग, और अमेरिका के बाद इटली है, फिर आ जाता है स्पेन, फिर फ्रांस, और नंबर 5 पे अनफॉर्चुनेटली इज यूके। आज हम 10,000 का फिगर जो है उसको हम ब्रीच करने लगे हैं। जो यूके में डिजीज आई उसका जो मेन एपिसेंटर शुरू में आया है वो लंदन में आया है, और हम लंदन के पेरिफेरी में हैं। अनफॉर्चुनेटली एज आई स्पीक टुडे, ये जो एपिसेंटर है ये हमारे इलाके में, हम इसको ईस्ट ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, इसमें शिफ्ट हो गया है और हम वो ब्रंट देख रहे हैं। टोटल आप समझेंगे, मैं इसको कहता हूँ दिस इज वर्ल्ड वॉर 3, और वर्ल्ड वॉर 3 का जो एपिसेंटर है उससे मैं आपसे यानी कि बोल रहा हूँ इसको। तो ये जंग अभी हम लड़ रहे हैं, अभी हमने ये जीती नहीं है, और जो चाइनीज हैं वो आपको बहुत अच्छा बताएंगे कि उन्होंने कैसे जीती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसको लड़ कैसे रहे हैं। और जो पाकिस्तानी लिसनर्स हैं उनको समझाने के लिए मैं एक फिगर बोल दूं कि पाकिस्तान का आज मैं डाटा देख रहा था कि आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आया। अभी तक 72 पीपल हैव डाइड इन पाकिस्तान। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारा एक छोटा हॉस्पिटल है और इसके अंदर 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल क्या है और हम कैसे टैकल कर रहे हैं कोविड से। हमारा हॉस्पिटल एक टर्शरी लेवल लंदन का हॉस्पिटल नहीं है। हमारा हॉस्पिटल में तकरीबन 720 बेड्स हैं। हमें पता था कि ये कोविड इधर आ रहा है, हमने उसके लिए ये किया कि अपने हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में चेंज किया। इस वक्त 600 बेडेड सिर्फ हमने खाली किए कोविड पेशेंट्स के लिए, और बाकी 120 बेड रखे हुए हैं नॉर्मल लोगों के लिए। कोविड का जो ऑनस्लॉट आया उसमें अभी हमारे पास स्टिल कैपेसिटी है टू टेक फर्दर पेशेंट्स, लेकिन जो वेंटिलेटर्स हैं
उनके वो क्रिटिकल हैं कि वो नहीं है। वी हैव टेकन द वेंटिलेटर्स टू अबाउट 55। हमारा एम ये है कि हम 150 to 200 पे लेके जाएं, लेकिन अभी तक लेके नहीं जा सके। हार्श डिसीजंस आर बीइंग टेकन एट टाइम्स। हम पेशेंट्स को वो हार्श डिसीजंस होते हैं कि जिसमें आपको ये करना पड़ता है फैसला कि किसको वेंटिलेटर की जरूरत है, किसको नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि इस जंग में बहुत से इसके फेसेट्स हैं, और एक जो फेसेट जिसको कि आज हम हाईलाइट करेंगे, मैं और इमरान जो आपके पैनल में शामिल हैं, हम लोगों ने यहाँ पे हम रेडियोलॉजी का बहुत सेंट्रल रोल है इन दिस फाइट, इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। So over to you। और so, डॉक्टर इमरान की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे कि आपने इशारा किया है डॉक्टर समी के रेडियोलॉजी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के पेशेंट्स को डील करने के लिए, सो उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर इमरान। जी, रेडियोलॉजी का जो हमने ये एक देखा था कि जो पीसीआर टेस्ट जो हो रहे हैं ये कोविड के लिए, इनमें रिपोर्ट्स या इसके रिजल्ट्स आने में काफ़ी डिले हमारे हॉस्पिटल में, और बल्कि नेशन वाइड ये चीज़ नज़र आ रही है कि रिजल्ट्स एक हफ्ते के बाद, कभी 1.5 हफ्ते के बाद आ रहे हैं। और मसला ये है कि पेशेंट्स जो आ रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, उनकी जो जैसे अगर किसी को बुखार चढ़ा है एंड कोई और पेशेंट भी साथ आ रहा है, हो सकता है कि एक को कोविड हो, एक को ना कोविड हो, तो उसकी डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं। उसके टेस्ट के इंतज़ार में हम बैठे हैं, तो पेशेंट्स को फिर एक ही वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसकी डिस्टिंक्शन हम कैसे करें। तो इसलिए हमने ज़रा ये जो एक्सपीरियंसेस वुहान में लिटरेचर हमने देखा राइट फ्रॉम द आउटसेट, जब ये जंग शुरू हुई, तो हमने फिर एक फैसला किया कि ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग चेस्ट एक्सरे एंड सीटी का हमने इस चीज़ को एज अ सेंट्रल रोल हमने इसको शामिल करना है। मसला ये है कि जो पीसीआर के टेस्ट हैं वो एज अ 28% फॉल्स नेगेटिव्स आ रहे हैं, तो दिस इज अ बिग इशू कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि द टेस्ट इज कमिंग बैक, लेकिन उससे पता नहीं चल रहा है कि वेदर यू आर डेफिनेटली पॉजिटिव और नॉट। तो इसलिए हमने एक प्रोटोकॉल डिवाइस किया है जो इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल इन द कंट्री बाय एनी हॉस्पिटल इसको टैकल करने के लिए। तो इसमें ये है कि जो पेशेंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द माइल्ड डिजीज ग्रुप, जिसमें मिनिमल सिम्टम्स है और हो सकता है कि वो घर भी जा सकते हैं। बाकी जो ग्रुप है उसको मॉडरेट और सीवियर ग्रुप कहते हैं। तो मॉडरेट और सीवियर ग्रुप को हम ऐसे टैकल करते हैं कि उनके पीसीआर भी होता है और उनका चेस्ट एक्सरे भी होता है। अच्छा, उसके चेस्ट एक्सरे होने के बाद अगर चेस्ट एक्सरे में डेफिनेट एब्नॉर्मैलिटी नज़र आ रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं जो कोविड के चेंजेस हैं, तो उस पेशेंट को हम लेबल कर लेते हैं एज पॉजिटिव कोविड, और वो उसके हिसाब से एक मुनासिब वार्ड में चले जाता है एज अ कोविड वार्ड। लेकिन जिनके चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आ रहे हैं या एटिपिकल है, उनका फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं। तो वो सीटी स्कैन फिर एक सीटी स्कैन का ये रोल है, और ये बहुत ज़रूरी है एम्फसाइज करने के लिए कि सीटी स्कैन अगर इन पेशेंट्स में नेगेटिव आ रहा है तो उस पेशेंट ग्रुप को हम लो प्रोबेबिलिटी कह देते हैं, तो वो उसके हिसाब से एक लो प्रोबेबिलिटी वार्ड में चले जाता है। बाकी ग्रुप है जिसको इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जहाँ कुछ चेंजेस हैं लेकिन हो सकता है कि कोविड ना हो, तो उनको इंटरमीडिएट ग्रुप में डाल देते हैं। और फाइनली ऑब्वियसली जिनके सीटी वेरी एबनॉर्मल है, तो उनको हम कोविड लेवल करके हम उनको एक हाईली सस्पिशियस वार्ड में डाल देते हैं। तो ये कहने का मतलब कि हमने इस रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हमने पेशेंट्स को ना एक दूसरे से भी बचाया है, और हमने कोहोर्टिंग की है, ग्रुप्स बनाए हैं, और उससे पेशेंट्स को और स्टाफ को बड़ा फायदा हुआ है। एक दूसरे को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। So, moving towards Mr. Tim, from your experience of nutrition, are there any measures for the people who can do themselves that could enhance their immunity and that could provide a stronger defense against these viruses such as COVID-19? Mr. Tim? Yes, in my experience, there are many things people can do to both maintain a strong immune system or to strengthen their immune system. So yes, there are many things you can do besides from keeping a healthy sleeping routine or maybe try to reduce the regular stress. And there are also many vitamins and minerals that you can use for this purpose. ओके रिमशा, मैं ये ट्रांसलेट कर दूँ। मिस्टर टिम स्वीडन से ये न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं अलॉन्ग विद पेन स्पेशलिस्ट। अच्छा, मिस्टर टिम का रिगार्डिंग द इम्यून सिस्टम ही सेइंग, उन्होंने कहा है कि देखें आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को आप विटामिन सी से बढ़ा सकते हैं। वो नेचुरल विटामिन सी हमें सबको आइडिया है कि वो ऑरेंज में और लेमन में हम वो यूज़ करके उस विटामिन सी की कमी या उसको प्रॉपर उसको यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2 इज़ विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो आप डेली सनलाइट धूप यूज़ करें एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स, यू कैन गेट दैट, वो आप ले सकते हैं विटामिन डी। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। देन ये सारे मेजर्स करने से और अपनी खुराक कुछ बेहतर करने से आप इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप कर लेते हैं कि आपको ये वायरस अटैक नहीं करता। जी रिमशा। Okay, so moving towards the Chinese doctors, we should find out, हमें जानना है, हमें उनसे पूछना है कि चाइना ने कैसे इसके अगेंस्ट फाइट किया। So moving towards Professor Weifu Liv, we want to know that how China fight against COVID-19. Yes, Prof. What was your strategy?吕医生您好，请问我们国内这边的关于新冠病毒抗疫经验，您能不能分享一些给我们这边就是巴基斯坦的百姓民众听一下 ？OK， 好，Yes, Patrick, you can translate to the Prof. V. Patrick, can you translate, please? मैं कर दिया। Talk about our experience in our country for fight against the COVID-19. In our country, I'm a doctor from the Department of Radiology, so I want to talk about 5 questions about in our department. 1, how to do examination for COVID-19. 2, what are the common CT manifestation? What are absent or CT scan for COVID-19? How to differentiate COVID-19 from other pneumonia? And is it possible to diagnose COVID-19 based on CT findings alone? This is the first question. Yes, Prof. V, you are a physician. So, can you guide us about your mode of treatment for mild cases and from mild to moderate cases? So, your strategy to treat these such patients with early disease? So as we know, the CT scan for scanning the patients is important.
So the question is how to CT examination for COVID-19. As we know, the gold standard for diagnosis of COVID-19 is RT-PCR or gene missing. But the RT-PCR is usually only 30 to 70% sensitivity for acute infection. So there will be many reasons for this. Perhaps earlier in the disease, there are not enough virus for detection. Or perhaps the lab kits weren't being correctly used. Moreover, these measures are time-consuming and don't allow assessing the disease severity. However, the chest CT has an initial sensitivity of 95%. So the CT can be used to identify the patients that need further testing, as well as for isolation and to help treatment. Typically, when a patient has symptoms of COVID-19, like fever, cough, and the short list of breath, they may get a chest X-ray because it's cheap and easier to do than CT scan. So it's often done first in our country. The most common abnormal finding is ground glass opacities. It's look a bit like fluorescent glass, like window on the morning of the winter time. However, chest CT X-ray is not very sensitive for COVID-19, and that patients who are highly suspicious for COVID-19 should probably get a chest CT scan, even if their initial chest X-ray is negative. Compared to chest X-ray, CT can give a much more detailed view. Now, we talk about what are common CT manifestation. Based on this manifestation, we can find COVID-19 Prof V, I have a question. COVID. Prof V, can you elaborate regarding some treatment as well? I will summarize your point regarding X-ray and CT, but can you elaborate some mode of treatment as well for mild cases? 请问有没有一些实例的有没有什么实例可以提供呢？就现在的话都是比较与这个理论的一些经验在讨论，有没有什么比较वो ये कहा है कि एक्सरे का इम्पोर्टेंट रोल है जो कि बेसिक रोल है और सीटी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे डॉक्टर समी और डॉक्टर इमरान सैयद ने लंदन से सेम एम्फेसाइज़ किया है. मज़ीद वो डिटेल बता देंगे कि सीटी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं जो सीटी पे आती हैं. यस प्रॉफ वी. Yes. Let me show. Yeah, we want to know about your strategy regarding treatment plan. With mild COVID-19. Patrick, can you explain that he can continue further for treatment and strategy regarding COVID-19? He is showing some experiment photos, so you can see much more better details. So you can see this patient mild type COVID-19
So these patients, we can see is normal lungs on the CT scan. However, in the other patients, we can see these patients have lung as a seconding lung texture. However, in another patients, we can see this patient is a common type COVID-19. So we can see this is GGO and Patrick, can you explain to the Prof V that we need discussion? So these are quite technical things. These are basically for technical people. So we need some discussions. He can discuss he can explain the answer of the questions. Science. OK， This is typical findings on CT scan. 喂，李医生，您稍等。您刚刚在现在这边他的意思就是说是还是这边过于专业的一些技术，专业的一些术语比较多，然后看看是不是能再提供一下像刚刚您说的那个关于您这边您和您的医生同事是对于这个新冠病毒在这个像刚刚的 X-ray 还有那个 CT 在做的一些经验上的，能不能再根据那个再谈了一些？就我们分享我们怎么去做，怎么去。Super Savere Pakistan. Super Savere Pakistan. Meanwhile, I have a question with Dr. Yi Jun Pan. He is a critical care specialist. So in which patients, how you categorize the different patients to put on ventilator or for oxygen, and what would be your treatment plan for different category of the patients? Yeah. We must be on the monitoring parameters such as SpO2. If the patient SpO2 is less than 93%, जी मैं कर दी है. we must put the patient. We think that the patient need oxygenation therapy, so we put the patient in the ICU ward for close monitoring. And we see from the COVID-19 patients, we see although the patient with low, with severe hypoxemia, maybe, and also with tachypnea, but from other parameters, from such as the liver function, the creatinine, maybe it's lower range. So this patient, we just give the oxygenation if the SpO2 is less than 93%. But when the patient should intubation, in our center, just once my center experiences, we all admit the 85 patients, but with no patient except intubation. Although the patient, we usually use the high flow listen candidate for oxygenation. But we in other center also I'm an intensivist and expert on the panel for critical care patients in other hospitals. I see some patients with elder age truly received intubation, but such patients seems with poor prognosis if patients accept intubation. So we just think the high flow leukemia may be very effective. So the patient can readily acceptable for such therapy. Oh. Thank you very much. Thank you very much, Prof. Yi Jun Pan. एक्चुअली उन्होंने कहा है कि जो पेशेंट्स हमारे पास थे उनका बड़ा ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम पेशेंट्स को वेंट पे बहुत कम पेशेंट्स को लेके गए हैं जो वेंटिलेटर जिसका हमारे कंट्री में बहुत शोर है कि वेंटिलेटर बहुत कम है और वो पूरे नहीं हो पाएंगे, बट वेंट का रोल डेफिनेट है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफ ई जून
दैट के वेंट को उन्होंने मैक्सिमम 2% पेशेंट्स पे यूज़ किया है। मेन ट्रीटमेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन है, तो वो हाई फ्लो ऑक्सीजन से उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया है और विद मेडिसन जो सपोर्टिव मेडिसन है उसके साथ हाई फ्लो ऑक्सीजन, और वेंट का यूज़ लेस देन 2% पेशेंट्स में हुआ है। यस रिमशा। ठीक है, तो डॉक्टर फयाज मैं चाहूँगी कि आप डाना से भी बात करें और हम इस हवाले से उनसे भी बात कर सकते हैं, उनको भी शामिल कर लें। नहीं, अभी डायना इज़ जस्ट बेसिकली सपोर्टिव हियर, सो उन डॉक्टर समी से क्वेश्चन था आपका। जी ओके डॉक्टर समी, तो ये बताइएगा कि ये सीटी स्टडीज़ जो है वो कितना टाइम लगता है उसको करने में, और फिर कोविड-19 के पेशेंट्स में जो है ना वो अभी क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी मैं आपको बताता हूँ उसकी डिटेल, जस्ट अ रीकैप बाकी ऑडियंस के लिए भी, कि हमारे हॉस्पिटल में जो पीसीआर टेस्ट है उसमें टाइम लग रहा था अबाउट 5 days एवरेज टाइम था, नंबर 1। हो सकता है किसी और हॉस्पिटल में ये सिनेरियो ना हो। नंबर 2, जो पीसीआर टेस्ट है हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि 28% फॉल्स नेगेटिव है। आम लफ्जों में इसका मतलब ये है कि आपका पीसीआर टेस्ट आ जाए, आप समझें कि मुझे कोविड नहीं है और असल में आपको कोविड है, और ये डिजास्टर होता है क्योंकि फिर आप फैलाते हैं अपनी बीमारी हेल्थ केयर वर्कर्स में प्लस दूसरे पेशेंट्स। तो ये बैकग्राउंड है जो हम लोग अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं। उसमें मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का एक खास रिसोर्सेज हैं हमारे पास और खास चीजें हैं। इसका ये मतलब कोई ना ले कि हर एक ने यही करना है। हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने हिसाब से, अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। हमारा मैसेज क्या है? हमारा मैसेज वही है जो आपके ये हमारे जो चाइनीज साथी हैं वो भी यही आपको कह रहे थे कि इमेजिंग का बहुत सेंट्रल रोल है कोविड की डायग्नोसिस में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट आता है उसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं उनके तो हम कोई इमेजिंग नहीं करते, उनको घर भेज देते हैं। जो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं उनका हम एक्सरे करते हैं, पीसीआर टेस्ट करते हैं। अब एक्सरे पे जो डायग्नोज हो जाता है उसको हम कोविड कंसिडर करते हैं और कोविड वार्ड में भेज देते हैं। लेकिन जो एक्सरे पे डायग्नोज नहीं होता और वो काफी बड़ी परसेंटेज होती है, उसको फिर हम सीटी करते हैं। सीटी से फिर हम उनको 4 हमने बल्कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उसमें हम भेजते हैं। आपका सवाल ये है कि आप सीटी करते कैसे हैं, और ये मैं आपको समझाता हूं, और दिस माइट बी हेल्पफुल टू पीपल हु हैव गॉट दीज रिसोर्सेज। मैं फिर से समझा दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान में ये फॉलो करें, आप नहीं कर सकेंगे। अगर कहीं कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। हमारा जो हॉस्पिटल है ये 5 लाख की आबादी के लिए बना हुआ है, और 5 लाख की आबादी इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लाइक यूके वी आर वेरी वेल स्टॉक्ड। 720 का हॉस्पिटल है, 720 बेड का, 3 सीटी स्कैनर्स हैं हमारे पास। तो दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपके बहुत से डिपार्टमेंट्स में सिर्फ 1 सीटी स्कैनर होगा या शायद 1 भी ना हो। अब हम ये करते हैं कि हमने हमारा एक फॉर्मूला था, जैसे फॉर्मूला 1 पिट स्टॉप हम उसको कहते हैं। आपने फॉर्मूला 1 की रेस ऑडियंस ने देखी होंगी कि वो जब गाड़ी रुकती है तो किस तरीके से कोई आदमी एक व्हील को लगाता है, कोई दूसरे को लगाता है, कोई तीसरे को लगाता है। उस बेसिस पे हमने किया। वी हैव मेड हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री के ये कोई कर रहे हैं। जब एक पेशेंट आता है हमारे पास A&E में, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट उसकी जनरेट की जाती है बाय द A&E डॉक्टर, और वो एकदम से हमारे रेडियोग्राफर के पास आ जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। हमारे पोर्टर्स, पोर्टरिंग जो होती है, यहाँ से पोर्टर्स जाते हैं, हमारे सीटी स्कैन के पोर्टर्स होते हैं, वो A&E से पेशेंट लेके आते हैं। जैसे ही वो ला रहे होते हैं, 2 हेल्पर्स होते हैं, उनको हम HCS कहते हैं। वो विद 2 रेडियोग्राफर्स उसको सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन करना बड़ा आसान है, ये तो मुश्किल से 2 से 5 मिनट का काम है इसका सीटी स्कैन करना। इसमें कोई टीका भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन सीटी स्कैन के बाद इसको क्लीन करना पड़ता है आपको, स्कैनर को, उसका एक प्रोसेस है, इसलिए ये सारा स्टाफ काम करता है। जैसे ही वो सीटी स्कैन कंप्लीट होता है, कुछ लोग सीटी स्कैन को लग जाते हैं क्लीन अप करने के लिए,
रिपोर्टर्स उसको हॉस्पिटल के एक और एरिया में ले जाते हैं जिसको हम होल्डिंग एरिया कहते हैं, एक्यूट मेडिकल यूनिट वेस्ट हमारे हॉस्पिटल में हम उसको कहते हैं। ये जो टर्नओवर टाइम है, यू विल बी सरप्राइज के एक स्कैन हम 40 मिनट्स में करते हैं फ्रॉम द A&E टू द होल्डिंग एरिया। 40 मिनट्स में हम पेशेंट फारिग और नेक्स्ट पेशेंट इन। हमारा ये मैंडेट है कि एक 24 घंटे में एक स्कैनर पे हम 36 स्कैन्स कर सकते हैं। एक्चुअली हम इससे ज्यादा करके दिखा रहे हैं। और हमारे हॉस्पिटल में वी आर एक्सपेक्टिंग, वी यूज दिस वर्ड कोविड सुनामी, ये मेरा वर्ड है जो मैं यूज करता हूँ, नॉट अ टेक्निकल टर्म, लेकिन हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे पास बहुत बड़ा सर्ज आएगा। और जब सर्ज आएगा तो हम 2 स्कैनर्स को कन्वर्ट कर देंगे डूइंग द सेम थिंग। वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस 90 to 100 स्कैन्स पर 24 आवर्स। दिस इज अ ह्यूज नंबर और हमारे अलावा ये कोई कर नहीं पा रहा। और उसमें हमारी जो सपोर्ट क्लिनिशियन से प्लस हमारे मैनेजमेंट से वो माइंड बॉगलिंग है। सो वी आर मेकिंग हिस्ट्री हेयर। लेकिन आप अगर उसको बड़े उसमें देखिए, हमारा जो ट्रियाज है पेशेंट्स का वो A&E लेवल पे हो रहा है और A&E लेवल से हम फैसले कर रहे हैं कि इसने किधर जाना है और कैसे जाना है। वो एक लंबा सब्जेक्ट है, वो इंशाल्लाह बाद में आपके साथ कभी वेबिनार होगा तो अपने रेस्पिरेटरी और ITU कंसल्टेंट को लेके आएंगे तो आपको समझाएंगे कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। Over to you. Sahi. Okay. So moving towards Mr. Tim, are there any specific vitamins or minerals that are essential to boost the system? We will talk about this after this break. यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिस्टर बात करेंगे और भी जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो दुनिया भर से जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं और जाने से पहले जिस तरह हम मिस्टर टिम से जानना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। सो मिस्टर टिम, आर देयर एनी स्पेसिफिक विटामिन्स और मिनरल्स व्हिच कैन बूस्ट द सिस्टम राइट नाउ इन दिस COVID-19 सिचुएशन? Yes, there are many essential ones, but I think the 3 most important ones in my opinion are vitamin C, because humans can't create this in their own body, and we also have a deficiency, very often have a deficiency of this. And secondly it's D3, D vitamin, which is a kind of a steroid hormone that activates almost 10% of all the genes in the body. So this is really important, and most of us don't get enough sunlight and such. So I think these 2, and also they have seen in studies that zinc is really important in viruses in general to maintain a strong immune system, but also some studies are suggesting that this is also in this case with the coronavirus. So this one is really important as well. I think those are the most important ones. मैं समराइज कर लूँ टिम की बात को कि टिम ने वही एम्फेसाइज किया जो पहले डिस्कस हो चुका हुआ है कि विटामिन C एंड विटामिन D3 रिक्वायर्ड हैं, जो पहले बात होगी हुई है। जो नई इम्पॉर्टेंट बात है फ्रॉम टिम स्वीडन कि जिंक की कमी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। जिंक को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जिंक इज़ रिक्वायर्ड। जिंक ज़्यादातर नट्स में और मीट में और कुछ फर्दर लाइक एलमंड्स, इसमें जिंक पाया जाता है, स्पेशली डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स। तो वो जिंक की कमी इससे पूरी की जा सकती है। यस रिमशा, ठीक है। ओके, डॉक्टर इमरान की तरफ बढ़ते हैं, टिम से मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर इमरान, ये जो रेडियोलॉजी की अभी बात हो रही थी, डॉक्टर समी ने भी काफ़ी ब्रीफ इस पर बात की है। ओवरऑल प्रैक्टिस इससे कितनी हद तक चेंज हुई है पेशेंट्स के ऊपर, आप लोगों के हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसमें हर डिपार्टमेंट में कोविड का असर हुआ है और हर डिपार्टमेंट को अपने पेशेंट्स को रीप्रायोरिटाइज, इलेक्टिव काम को कैसे आपने एक साइड पे मिनिमाइज किया है, इमरजेंसी काम को आपने प्रायोरिटी दी है। हमने हमारे डिपार्टमेंट में
हम काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये 27 मार्च को इंटरकलीजिएट सर्जिकल बॉडी जो जनरल सर्जन्स की बॉडी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली थी पेशेंट्स के बारे में जो हुआ अंडरगोइंग सर्जरी। तो उन्होंने ये था कि अगर सर्जिकल प्रोसीजर आपने करना है तो इन पेशेंट्स को आपने सेफ गार्ड कैसे करते। तो ओपनिंग ये थी कि CT स्कैन इन पेशेंट्स को करो एज अ स्क्रीनिंग फैसिलिटी, चेक करने के लिए कि ये क्या इनको कोविड है या नहीं। अपडेटेड स्टेटमेंट ऑन द 7th of April इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को भी शामिल किया है। और इसमें ये है कि हमारे प्रैक्टिस में हम स्टाफ को प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, PPE हम दे रहे हैं। हमारी जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट या स्क्रीनिंग CT स्कैन्स हम कर रहे हैं, तकरीबन काफ़ी पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हो रही है प्री सर्जरी। उसकी वजह से हमने अपने स्टाफ को भी देखा और हमने एक सेकेंडरी जैसे कहते हैं एक बॉडी बनाई है फॉर 24/7 COVID-19 इंस्टेंट रिपोर्टिंग ऑफ CT स्कैन्स। मतलब ये पूरी टीम हमने मोबिलाइज की है। तो दिन हो या रात हो हमारी टीम तैयार होती है और विद इन मिनट्स पेशेंट्स के जो रिपोर्ट है वो क्लिनिशियंस के पास चले जाती है। तो उसी वक्त हमें पता चलता है कि क्या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और पेशेंट्स और स्टाफ को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस रिएक्टिव स्ट्रेटजी के साथ। ओके प्रॉफ वी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये जो अभी हम एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, जी डॉक्टर फयाज जी बताएं, आप बताएं। ये मैं ये जानना चाहती थी कि अभी हमने चाइनीज़ डॉक्टर से भी बात की, अभी ये UK के डॉक्टर्स भी जो कि डिफरेंट स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ किस हद तक इस पे काम हो रहा है, हो सकता है एक तो ये, और फिर आप जो चाइनीज़ डॉक्टर से बात करना चाह रहे हैं वो फिर उसको कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे यहाँ एक्चुअली अभी गाइडलाइंस बन रही हैं, बेसिकली हम लोग उस कंडीशन में नहीं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे चाइना गुजरा है, जिससे करंटली जैसे UK में बात हुई है, डॉक्टर इमरान सैयद ने, डॉक्टर समीर ख़ान ने बात की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कंडीशन में भी नहीं हैं। बट हमारी गाइडलाइंस वी आर स्ट्रगलिंग। ये भी एक जो प्रोग्राम है ये बहुत हेल्पफुल होगा हमें हेल्थ डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करना है और बिफोर टाइम गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है। Regarding my question to Prof V, I have a question that regarding all positive patients, COVID-19 positive patients, you are admitting to every patient to the hospital, number one. Number two, what about X-ray and CT? Are you doing X-ray of every patient or CT of every patient, every positive patient? 吕医生您好，针对于刚刚这位巴基斯坦的医生，他想问的是，所有新冠病毒呈阳性的病人，您都是就是您这边的经验是全把病人都送到就是收治的这个医院中呢？这是第一个问题。还有一个问题是，阳性的病人，所有的阳性病人，您都是给他们做X 光的测试，还有那个 CT 的测试吗？ Yes, every patient, if he PCR positive, we should be isolated in hospital and treatment. And every patient, if the PCR is positive, we should give him CT scan. And we should be follow up for every about 5 to 7 days to examination CT scan. Sobre Savere Pakistan. Sobre Savere Pakistan. थैंक यू वेरी मच। प्रॉफ वी ने जो डिटेल बताई हैं वो ये बताई हैं कि हर पॉजिटिव पेशेंट को जो माइल्ड केस है उसको आइसोलेट किया जाता है चाइना में,
जो सवियर केस है, जो मॉडरेट और सवियर है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। मगर जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाता है हर 5 से 7 दिन बाद। उस सीटी से अंदाज़ा होता है कि जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है, वो रिवर्स हो रही है, ठीक हो रही है या प्रोग्रेस कर रही है। Now my next question is to Dr. Prof. E. Jun Pan. What about your strategy regarding transfusion to the patient? Is it helpful to transfuse the patient? Number one question. The second question is, can we transfuse a positive patient blood to the positive patient, another patient regarding the blood? Can we transfuse the positive COVID-19 to another body? Patrick 说一下。 Patrick, can you translate? Patrick translate कर सकते हो? ट्रांसफ्यूज के ट्रांसफ्यूज मीन कि ब्लड दिया जा सकता है। मैं पेट्रिक को उर्दू में बता देता हूँ, ही इज़ गुड इन उर्दू। पेट्रिक, एक तो ये है कि पेशेंट का कितनी ज़रूरी है ब्लड लगाना कोविड पेशेंट जो मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ वाला है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन ये था कि पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है दूसरे पेशेंट को जो पॉजिटिव है? 这个我大致听了一下医生的潘医生，他这个应该说的是患者他好像是康复了以后，他是不是可以用那个血浆去治疗？是这个大概的意思吗？ You know, the transfusion for convalescent plasma for COVID-19 patients. The first question is convalescent plasma. Yes. And the second question is about is what? Second question is, can COVID-19 positive patient give the blood or plasma to another patient of COVID-19 positive? Yeah, as a first question for COVID-19 patients, yes, really it's just a trial from some centers. We truly use the convalescent plasma for COVID-19 patients, but I think it's a small sample size. Maybe it's just according to local protocols, not widely used in every patient. In fact, for critical care patients, we think the most important of all, especially in the early phase, is an inflammatory cascade. So for plasma, convalescent plasma, so how to for the effect for antiviral effect, we didn't know. But the patient, if complicated with multiple organ failure or organ dysfunction, maybe that lead more proof, I think. So, and then the second, in the COVID-19 patients, in fact, we're starting the transfusion plasma. So why the patient should accept the plasma? Why? The patient, if with hypovonia, maybe for transfusion for crystalloids or albumin, or seldom use the plasma. So we just say I have no such more experience about the transfusion of plasma. Yes. Okay, thank you very much. मैं ज़रा ब्रीफ बता दूं कि प्रोफेसर ई जून पैन ने जो कहा है कि ब्लड इन्होंने प्लाज्मा यूज़ किया है, ब्लड या प्लाज्मा टू द पेशेंट इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। वो बहुत बड़ी स्टडी नहीं है, कुछ सेंटर्स में लिमिटेड स्टडी है जिसमें किया है, वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है, बट अभी तक कोई प्रूवन लार्ज स्टडी नहीं है जिससे ये इन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया हो। नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर जो बताया गया है वो ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव को प्लाज्मा दिया जाए। ये जो ट्रांसफ्यूज़ किया गया था वो नॉर्मल पेशेंट से पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज़ किया गया था। यस रिमशा, ओवर टू यू। तो डॉक्टर फयाज, ये जो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा टेक्निक की बात हुई, फिर
वो वैक्सीनेशन के लिए बात हुई थी। जो पाकिस्तान में बात हो रही है वो पॉजिटिव अच्छा, का प्लाज्मा लेके टू ड्राइव एनी वैक्सीनेशन, जो अभी तक कहीं भी नहीं फाइनल हुआ ऑल ओवर इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। सो डॉक्टर फयाज, एक और चीज़ मैं यस रिप्शा यस कहिए रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन की बात मैं के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी कीजिएगा, और साथ साथ ये जो टेस्टिंग है, एग्रेसिव टेस्टिंग, ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि कितने केसेस हैं और क्या कंडीशंस हैं, ये बाकी मुल्कों में क्या प्रैक्टिस रही है और ये कितना ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि आप सबसे इस पर कॉमेंट लें। ओवर टू यू डॉक्टर फयाज। अच्छा, रिगार्डिंग टेस्टिंग मैं ज़रा बता दूं कि चाइना, कोरिया एंड सिंगापुर उन्होंने बड़ी जल्दी कंट्रोल किया बिकॉज ऑफ एग्रेसिव टेस्टिंग। उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है कि उन्होंने टेस्ट हर पर्सन का टेस्ट किया है, एग्रेसिव किया है, जो सस्पिशियस थे उनका भी किया और मैस लेवल पे किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किए केसेस और उनको आइसोलेट किया, माइल्ड डिजीज़ को एट देयर होम्स एंड और मॉडरेट डिजीज़ को फौरी ट्रीट किया। ये एक उनकी अच्छी स्ट्रेटजी रही है। बट डॉक्टर समी से मैं ये क्वेश्चन सेम करना चाहूँगा कि आपके ख्याल में क्या आइडिया है रिगार्डिंग पाकिस्तान। डॉक्टर समी, पाकिस्तान को ये टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जी, एक तो पहले मैं आपको ये कन्फेस करूं कि टेस्टिंग इटसेल्फ रिगार्डिंग पीसीआर और उसमें क्या डायनेमिक्स है वो मेरी फील्ड नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा कि आप लोगों के पास किट अवेलेबिलिटी कितनी है। और मैं जो समझ रहा हूँ कि इट इज़ सच अ बिग थिंग कि इवन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके एंड इटली के पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं जो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज होंगी। I don't think so. Now, I am sure कि साउथ कोरिया एज अ रोल मॉडल जिन्होंने सार्स के एपिडेमिक से सीखा था और जो आपने जिस तरह डॉक्टर फयाज समरी पेश की, आई थिंक दैट इज अ रोल मॉडल। इस वक्त क्या हम ये कर सकते हैं? I don't think so. इसीलिए हम लोगों का हाइपोथेसिस ये है कि हम लोग टू अ लेवल इमेजिंग को, सीटी को यूज कर रहे हैं वो कमी पूरी करने के लिए, जो जहाँ इंटरमीडिएट या सिवियर जो क्लिनिकल पेशेंट हैं उनको वो करने के लिए। तो हमारा हाइपोथेसिस ये है कि इमेजिंग को आप यूज कीजिए। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो आई एम क्वालिफाइड इनफ टू आंसर दैट। मैं सिर्फ ये मैसेज दे सकता हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि आपके पास किट्स नहीं होंगी, एंड मेरा मैसेज ये है कि प्लीज 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 यूज सीटी जहां आप कर सकते हैं और कुछ ना कुछ कमी आप पूरी कर सकते हैं। जी रिमशा। सही। सो मिस्टर टिम से भी बात करते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स मिस्टर टिम, which you were talking about vitamin C and other minerals and nutrients and vitamins. In opposite to these crucial vitamins, are there any food or substances that can be used instead weaken the body's defense? Yes, there are. And to really paint the picture for you, about 80% of the body's immune system is situated in the digestive system. So for this, you have to think of your diet and especially avoid sugars and carbohydrates like bread and pasta. And also, why is this? Yes, because you have so many metabolic diseases such as obesity, cardiovascular disease, diabetes, and also even cancer. And all of these are due to wrong diet, could be due to a wrongful diet. And what's really important for this is that these diseases makes you more vulnerable to the virus, to viruses in general. So if you can reduce this, you will have a better defense. ओके, मैं ट्रांसलेट कर दूं रिगार्डिंग इम्यून सिस्टम जो टिम ने कहा है कि एक तो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे शुगर है, कुछ और क्रॉनिक डिजीज़ हैं, ये इम्यून सिस्टम को डिक्रीज़ करती हैं, और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। उसमें ब्रेड है, पास्ता है, सम अदर फूड्स एज वेल जो हम जंक फूड्स यूज़ करते हैं।
तो इम्यून सिस्टम को ये क्रॉनिक डिजीज़ में भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और इन जो फूड्स हैं जो वीक करती हैं इम्यून सिस्टम को, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, उससे बचने की ज़रूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो डॉक्टर इमरान की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर इमरान, ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिसेस की और जिस तरह के आपके हॉस्पिटल की भी बात हुई, सो यू आर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, तो आप इसका इम्पैक्ट मैं चाहूँगी कि इस क्राइसिस में आपकी एक तो प्रैक्टिस और फिर दूसरी तरफ ये कि चेंजेस अब इसके बाद क्या हम देखेंगे, या जो है ना वो उसके बाद हम देखते हैं कि तब्दीली आती है और फिर हम इसको मज़ीद इन्हांस करें इससे बचने के लिए चीज़ों को। ये बेसिकली मैं और डॉक्टर फयाज भाई बोथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या है? ये है वी आर इमेज गाइडेड सर्जन्स। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो ऑपरेटिंग थिएटर में ज़्यादा तौर पे होती है। हम मिनिमली एक्सेस सर्जिकल प्रोसीजर्स हमारा ये वर्कलोड होता है। तो द सिकेस्ट ऑफ द सिक पेशेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं, आइदर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, आइदर फॉर बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग, ये चीज़ें हम करते हैं। तो ये कोविड के जो एरा है इसमें ज़ाहिर है इमरजेंसी केसेस तो कम नहीं हुए हैं। एज एन एग्जांपल अभी भी मैं ऑन कॉल हूँ, तो 5 in the morning we had a patient with massive bleed जो और उसकी कोविड थी सस्पेक्टेड, लेकिन तो हमारी प्रैक्टिस इस लिहाज से चेंज हुई है कि हम अपने पेशेंट्स को हम रिस्क स्ट्रैटिफाई करते हैं। तो उसमें ये होता है कि क्या इसके कोविड होने के चांसेस क्या हैं, और इंटरवेंशनल गाइडेंस हमारी नेशनल बॉडी से भी मिली है, निकली है। उसमें यह है कि हम अग्रेसिवली इनके CT स्कैन्स कर रहे हैं या चेस्ट एक्सरे कम कर रहे हैं इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनका जो इंटरवेंशन का जो उसका जो सेकेंडरी इंटेंट जो है उसका ये है कि एज अ प्रोसीजर 2-3 घंटे लग सकते हैं विद द पेशेंट 1-to-1, जो बिल्कुल विद इन 1 मीटर आप पेशेंट के साथ हो, खड़े हो, अपनी स्टाफ भी खड़ी है, और टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, स्टाफ, पेशेंट्स को हमें ये स्क्रीनिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से हमारी स्क्रीनिंग चेंज हुई है। बाकी जो PPE का जो टॉपिक है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और शायद इस बिल्कुल ऐसे में ये स्कोप नहीं है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, शायद हमें एक सेकेंडरी डिस्कशन करनी पड़े। लेकिन हमारी प्रैक्टिस बेसिकली इमरजेंसी पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है पेशेंट्स और हमारे अपने टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम PPE को अग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं और पेशेंट्स को सेफ गार्ड कर रहे हैं। सो डॉक्टर फयाज, ये जो CT स्कैन या जो हम दीगर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा है, हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ना आवर कैपेसिटी? नहीं, पाकिस्तान में हो रहा है, अभी हमारी गाइडलाइंस नहीं बनी। हमारी अभी गाइडलाइंस में है कि हमने चेस्ट एक्सरे करवाना है और टेस्ट करवाना है और PCR का इंतज़ार करना है। जो इंग्लैंड की टीम और हमारी चाइनीज़ टीम है उन्होंने इसमें बड़ा ज़ोर दिया है कि CT की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि जब PCR में वेट कर रहे हैं तो गो फॉर CT, वो आपकी डायग्नोसिस बेहतर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बीमारी का स्टेटस पता चल जाएगा कि बीमारी अर्ली में है या खुदा न खास्ता लेट हो गए हुए हैं, मीन अग्रेसिव है। ठीक है, चले सबसे मैसेज ले लेते हैं कि इस वबा में हमें कैसे एक्ट करना है और कैसे इससे बचना है, और ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी डॉक्टर समी, आप अपना फाइनल मैसेज बता दें पाकिस्तानी अवाम के लिए। जी, मैं ज़रा इसका थोड़ा सा डिटेल्ड एक आंसर देना चाहूँगा, और एक मेरा पहला मैसेज तो अपने पाकिस्तानी अवाम से है। इसके अलावा मेरा मैसेज होगा टू द हेल्थ केयर प्रोफेशंस, जो मेरे वो भाई और बहन हैं जो हमारी तरह पाकिस्तान में काम कर रहे हैं।
तो जनरल पॉपुलेशन के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंसानियत ने इस किस्म की कोई चीज़ देखी है आज से पहले जो ये है। मैं इसको कहता हूँ दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। और ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन जितने लोगों ने एट द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर पूरी दुनिया में इफेक्ट किया है, जितने लोगों को, ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं बनी। इसमें ये ख्याल रखिए, आप लोग सब ये ख्याल रखिए कि दिस इज़ टू बिग। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी नहीं है। किसी हुकूमत, किसी इदारे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुमकिन नहीं था कि इस चीज़ से वो डील कर सके। और आप वेस्टर्न मुल्कों की आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत से वेस्टर्न मुल्कों से। तो इसमें आपने यूनिटी रखनी है। इस वक्त ये टाइम नहीं है कि हम किसी पे कीचड़ उछालें, किसी को हम ब्लेम गेम दें। ये अल्लाह की तरफ से चीज़ आई है, ये बाद में बैठ के सब सोचने वाली बातें होंगी कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इस वक्त जंग है, जंगी हालात में आपस में आप लोगों ने इत्तेफाक रखना है और एक दूसरे पे कोई ब्लेम गेम नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और हर चीज़ हम अगर मिल के इसको करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर कर सकेंगे। तो जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है, जो आपकी अथॉरिटीज कह रही हैं, यहाँ पे ग्रुप मेंटालिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल मेंटालिटी को खत्म करें। ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ ग्रुप हमारा सर्वाइवल, इंसानियत की जंग है ये, नथिंग लेस देन दैट। तो पहला मेरा मैसेज ये है, ये ना सोचें कि मेरे लिए क्या चीज मुश्किल है, ये सोचेंगे पूरे मुल्क के लिए क्या है। पहला मेरा मैसेज ये है। दूसरा मैसेज मेरा अपने उन बहनों और भाइयों से है जो हमारी तरह हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। और ये मैसेज ये है कि आप यकीन करें कि हम लोग, इमरान और मैं, हम एक ही डिपार्टमेंट में हैं। यकीन करें कि हम लोग तो ये समझते हैं कि शायद हमें अल्लाह ने पैदा ही इस दिन के लिए किया कि जो हमें मौका मिल रहा है ये सब कुछ करने का। और ये हम बहुत, वी आर वेरी प्राउड कि अल्लाह ने हमें इस मौके में एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि जहां हम इंसानियत के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। घबराना नहीं है। जिंदगी और मौत जो है वो तो अल्लाह की तरफ से है, आप, हमारा ये अकीदा है। और यहाँ ये जो वॉर है, इसमें हम फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैं। वी आर द फ्रंट लाइन ट्रुप्स। हमने बिल्कुल नहीं घबराना, हमने रोल मॉडलिंग करनी। आप यकीन कीजिए कि हमारे हॉस्पिटल में आप आए, मतलब एक तरफ तो मैंने आपको डिटेल्स नहीं बताई कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, और वो ना मैं बताऊंगा, लेकिन द पॉइंट इज कि आप मोराल देखिए हम लोगों का, जो हम साथ खड़े होके ये सब चीजें कर रहे हैं। पीपीई करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपनी एहतियात नहीं करते। हमारी 15 to 20% ऑफ वर्क फोर्स इस वक्त घर बैठी हुई है, वो पॉजिटिव है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पेशेंट्स के साथ डील नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, जो है हम कदम बढ़ा रहे हैं। आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि हम लोग रेडियोलॉजिस्ट हैं और आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ एक्सरे की रिपोर्टें और सीटी की रिपोर्टें लेते हैं। नहीं, आपको ये सुन के हैरत होगी कि हमारे डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक रोटा बनाया है। ITU वालों ने, हमारे एनेस्थीसिया के भाइयों ने हमें ट्रेनिंग दी है। हम लोग वेंटिलेटर पे हमने ट्रेनिंग थोड़ी सी हासिल की है और हम उनका हाथ बटा रहे हैं। हमारा एक रोटा है, हम में से हर रोज 3-3 लोग। Thank you very much, Dr. Sami. Thank you very much. So, last word from Prof. V. What is your advice for Pakistan? Single sentence. What's your advice for Pakistan? 吕医生，您对于巴基斯坦有没有可不可以给出一些比较简单的一些建议？ I think if we thoroughly to controlling the epidemic, so we should to give the patients the body temperature monitor. If the patients have a fever and cough, we should be call his traveling history. If we have travel to epidemic area, and if we close contact with the patients with COVID-19, we should be give his PCR testing.
And meanwhile, we can give his CT scan. If these patients have the PCR positive, and the CT scan shows the abnormal lungs, these patients should be come to hospital to give properly treatment. थैंक यू वेरी मच प्रॉफ वी। मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर पेशेंट को कफ है और फीवर है उसका टेस्ट होना चाहिए और पीसीआर भेज देना चाहिए। जितने दिन पीसीआर 3-4 दिन लेता है या समटाइम्स 5 डेज़, तो 5 जितने दिनों में पीसीआर आएगा सीटी स्कैन होना चाहिए। और सीटी स्कैन अगर नॉर्मल है तो फिर पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर सीटी एबनॉर्मल है तो हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। Now same question to Prof. Ajin Pan, just your comments or anything for Pakistan. Yeah. First, I must say to defend the virus is concerted. We need motivate all lines. First, from the administrative, for the designated hospital should highly organize the team, including the medical staff, also the administrative staff. The second, to cure such patients, we should make a multidisciplinary team to manage such patients. Third, until now, we know we still have no such very effective drugs for such virus. And for such patient, just supportive measures is very important. So for these patients, we should monitor the patient vital signs and differentiate which is mild and which is critical care. And we should admit every patient as soon as possible for close monitoring. That's, I think. ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं ट्रांसलेट कर दूं कि डॉक्टर प्रॉफ ए जून पान ने कहा है कि पेशेंट्स को जो पॉजिटिव आ गए उनको सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो माइल्ड डिग्री के होते हैं, और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। जो पेशेंट थोड़े से सवियर हो जाएं तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं कुछ समराइज़ कर दूं ऑल टॉक। अब ज़्यादा वेरी क्विकली डॉक्टर फयाज, बिल्कुल अब वक्त ख़त्म हो रहा है हमारे पास, तो आप क्विकली समराइज़ कर दीजिए तमाम चीज़ों को। जी, मैं अब ये कहना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में अब इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सोशल मीडिया के थ्रू है, जिसकी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा डाउट है, मिस इन्फॉर्मेशन है। वैक्सीन की अब बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, जस्ट सोशल मीडिया में किसी ने एडवाइस कर दिया। लोग क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, मलेरिया की एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा वैक्सीन के तौर पे। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। WHO की गाइडलाइंस या पाकिस्तान में पंजाब हेल्थ कमीशन या नेशनल एक्शन प्लान की गाइडलाइंस, उनको देखें। सोशल मीडिया को ख़ुद भी उस पर इम्प्लीमेंट ना करें और फॉरवर्ड भी ना करें। ये हमारी मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसी पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट होगी आवाम से कि सोशल मीडिया की बजाय प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर नॉलेज लें। पंजाब हेल्थ कमीशन ने पूरी वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स दी हुई हैं और प्रॉपर डिफरेंट बॉडीज़ बनी हुई हैं जो टेक्निकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बॉडीज़ हैं, उनसे एडवाइस लेके आगे इम्प्लीमेंट करें। वैक्सीनेशन अभी तक नहीं है। डोंट गो फॉर एनी एंटीबायोटिक्स और एनी थिंग लाइक एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब दूसरी चीज़ है रिगार्डिंग मास्क। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, बस 1 मिनट की बात है, जस्ट आई एम गोइंग टू कंक्लूड कि मास्क जो हैं मास्क जो हैं, देखिए इसको पता होना चाहिए कि ये मास्क कौन से यूज़ होने हैं। N95 और सर्जिकल मास्क जो डबल लेयर्ड है, दोज आर गुड मास्क, वो अच्छी प्रोटेक्शन करते हैं। जो रूटीन कपड़े वाले मास्क हैं वो उसमें प्रोटेक्शन नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, मास्क जो WHO के लिहाज से है वो हर बंदे को ज़रूरत नहीं है पहनने की।
उसमें केयर करें, बट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है, जो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देख रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़ुद को बचाएं और ज़्यादा कोशिश करें दूसरों को बचाएं। अगर आप इल हैं तो फौरी उसका अपना टेस्ट करवाएं, अपने आप को आइसोलेट करें और दूसरों को ज़रूर बचाएं। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि अपने आप को बचाना है और दूसरों को ज़रूर बचाना है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रिमशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फयाज, और जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम यूके। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और बड़ा जो है वो सैल हासिल गुफ्तगू रही कि ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है और किस हद तक इस पे काम हो रहा है। आज हमने आप तक वो पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वारंटाइन का जो है ना वो इस वक्त पीरियड है, तो लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, घरों में डिफरेंट तरह का फूड ट्राई कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, खाने खा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ी मेजर एक्टिविटी है घर में वो यही है। तो किस हद तक हमें हेल्दी फूड की तरफ जाना है, और फिर ये जो हम कैलोरीज ले रहे हैं खाने की सूरत में, इनको बर्न कैसे करना है, अपने आप को फिट कैसे रखना है, और इस मौसम में या इस सूरत हाल में हम कौन सी डाइट कर सकते हैं, इस पर आज बात होगी। फिटनेस का अपने ख्याल कैसे रखें, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद तलहा फारूकी साहब, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं। वेलकम टू द शो तलहा। और साथ साथ मेरे साथ अरफा जाहिद भी हैं, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। आपको भी वेलकम करेंगे अरफा। और साथ साथ सिद्रा इम्तियाज़ मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपको भी खुश आमदीद सिद्रा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हम खाने बनाए जा रहे हैं रोज़ाना तलहा, और घरों में बस एक्टिविटी यही है कि डिफरेंट तरह का फूड तैयार करना है और उसको खाना है, उसके बाद उसको बर्न कैसे करना है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है और प्रैक्टिस नहीं है। क्या करें इस वक्त? लोग करने को एक्चुअली रह नहीं गया, तो सबके पास यही है। एक्चुअली हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी नई नई पिक्चर्स आ रही होती हैं और चीज़ों की, और आज ये रेस लगी हुई होती है बल्कि दोस्तों के अंदर के क्या क्या बनाना है। एक्चुअली थिंक इसका मैं मशवरा दूंगा कि ज़रूर खाएं, इसको एंजॉय करें, लेकिन अगर वीक में 1 से 2 दफ़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। आई नो मेरे कहने पे भी ऑब्वियसली लोग एक कितने 70% ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा इसका, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि हम जो अपना जो नॉर्मल फूड होता है जिसके अंदर कार्ब्स ज़रूर खाएं, ऑब्वियसली कार्ब्स ह्यूमन फ्यूल है, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है और सिंपल कार्ब्स उसकी तमीज़ ज़रूर रखें। कोशिश करें हाई फाइबर कार्ब्स खाएं ताकि वो बहुत देर तक हमारी बॉडी में रहे। अब वो वीट के अंदर भी है, वो देखें ब्राउन शुगर, जिसको ब्राउन शुगर, ब्राउन वीट, ब्राउन राइस, ये जितनी सारी चीज़ें हैं हाई फाइबर चीज़ें होती हैं। वो करती क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ कि हमारी बॉडी में बहुत देर तक रहती है और थोड़ी थोड़ी एनर्जी देती रहती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं मारता और वो जो बॉडी है हमारी वो कंज्यूम भी कर लेती है शुगर को। तो एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं घर में रहते हुए? देखिए घर में सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि अगर छोटा रूम भी है तो थोड़ी सी वॉक कर लें, और अगर आप यंग हैं तो ऑब्वियसली बॉडी वेट ट्रेनिंग्स जो है वो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग्स हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग आप कर सकती हैं। द थिंग इज़ कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपके अपार्टमेंट में रहते हैं तो स्टेज पे भी, अगर आपके स्टेज भी हैं तो स्टेज आप 2 से 3 दफ़ा भी नीचे ऊपर जाएंगे तो आप, और सबसे बेस्ट चीज़ कि आपके कार्डियोवास्कुलर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, फेफड़े खुलेंगे, लंग्स खुलेंगे, तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, इम्यून सिस्टम के लिए मैं यहाँ एक बात करना चाह रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम का ताल्लुक आपके ब्रेन से डायरेक्टली होता है। अगर आप एक ही न्यूज़ सुने, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आज के दौर में, सबको पता होना ज़रूरी है, लेकिन एक ही चीज़ बार बार रिपीट करके नहीं सुने। जैसे एक ही बंदे को आप बार बार कोई नेगेटिव चीज़ कहेंगे तो वो नेगेटिव एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उससे होता है कि आप नेगेटिव सुनते हैं, मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, आपके स्लीपिंग पैटर्न ख़राब होता है। स्लीपिंग पैटर्न की वजह से आपका पूरा जो आपका लाइफस्टाइल है, जो डाइट है, हर चीज़ जो आप अपनी हेल्दी रूटीन बनाई हुई है, खाने की भी अगर बनाई हुई है कि 3 वक्त का खाना है, या अगर आपने पोर्शन कंट्रोल करके 4 से 5 वक्त का खा रहे हैं तो वो सब खराब हो जाएगा। और नींद की आपने बात की, नींद आप ठीक ना लो तो आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो ठीक काम नहीं करता। सही। तो सिद्रा से पूछ लेते हैं कि सिद्रा, इस वक्त घरों में जो हम खाने बना रहे हैं और खा रहे हैं, खूब मजे की रेसिपीज लोग शेयर कर रहे होते हैं, उसको देख के दिल भी ललचाता है और बना के खा भी लेते हैं। तो अब किस हद तक इस पे कंट्रोल करना है, और फिर अपनी डाइट में इस वक्त किन चीजों को ऐड कर लें जो इम्यून सिस्टम और इस वक्त कोरोना से बचा भी सके हमें?
अच्छा देखिए, इस टाइम जो है हमें खास तौर पे अपनी डाइट को बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई हमारे पास प्रिकॉशंस है जो हम कर सकते हैं। सो हमारा इम्यून सिस्टम अगर बेहतर होगा तभी हम इसको फाइट करने में या इससे बचने का हमारे में एबिलिटी, या फिर आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें। जैसे कि हम जानते हैं कि सब्जियों फलों के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। जितना ज़्यादा आपकी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप कोशिश करें कि फल और सब्जियां अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा लें। दही जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, उसकी मतलब खाना हजम करने का सिस्टम है वो सही तरह से काम करता है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, पूरी बॉडी जो है वो आप जो भी चीज़ और भी खाएं उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेगी। सो दही का इस्तेमाल करें, दही के अलावा लस्सी लें, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। वार्म जो और जितनी गर्मी हो उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है दही और लस्सी का इस्तेमाल। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हमारा मौसम चेंज भी हो रहा है और हमें पानी खास तौर पे अगर एल्डरली की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो उनके अंदर सिग्नल्स जो हैं कि आपको प्यास लग रही है ये ज़रा उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो आपको डेलिबरेटली एल्डरली पॉपुलेशन को चाहिए कि आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पानी लें, और हमें भी यंग लोगों को भी जो है पानी इग्नोर नहीं करना है। सेकेंडली नट्स का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़रूर करें, क्योंकि वो हमें एसेंशियल फैट्स देते हैं। एसेंशियल फैट्स जो है ना, जैसे हमें अभी दलहा ने बात की कि आजकल स्ट्रेस जो चल रहा है उस स्ट्रेस से बचने के अंदर नट्स का रोल इस तरह से है कि ओमेगा 3 फैट्स जो हैं, ये जो एसेंशियल फैट्स हैं, आपको ब्रेन का जो स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट हो रहा होता है हमारे दिमाग पे, उससे महफूज रखें। सो नट्स का इस्तेमाल करें, मच्छी भी लें क्योंकि वो भी एसेंशियल फैट्स में प्रोवाइड करती है। ऑलिव्स का इस्तेमाल करें, हनी का इस्तेमाल कीजिए कि खुराक में पानी के अंदर 1 चम्मच डाल के आप रोजाना जो है ताकि आप सही है। और वैसे भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से एक तो आप हेल्दी भी रहते हैं और फिर आपको जो है ना वो फजूल चीज़ें, जंक फूड तो खैर वैसे भी अभी लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि सारी चीज़ें बंद है लॉकडाउन में, सो विच इज़ अ ब्लेसिंग राइट नाउ। अरफा जाहिद भी हमारे साथ मौजूद। तो अरफा, इस वक्त कोरोना के हवाले से जो कहा जा रहा है कि कुछ आप डीप ब्रीदिंग करें ताकि जो है ना वो आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हों, तो ये किस हद तक इफेक्टिव हो सकता है और किस तरह का योगा इस वक्त आप कर सकते हैं? थैंक यू सो मच रिमशा फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले एक बात आप सब लोगों को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो इंसानी बॉडी है ये पूरी मशीन है। अब आप उसमें जितना मर्ज़ी अच्छी खुराक डाल लें, लेकिन अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, खुराक इज़ जस्ट अ फ्यूल, तो उसको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ले लिया, आपने अच्छी खुराक ले लिया, लेकिन अगर आपने उसे कंज्यूम नहीं किया तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो इसलिए फॉर बेटर इम्यूनिटी आपने जिस मशीन में फ्यूल डाला है उसको चलाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आपके लिए साथ वर्कआउट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात, अगर हम योगा की बात करें तो योगा को कहा जाता है कि दिस इज़ स्मार्ट पीपल्स वर्कआउट। इट मीन्स कि आप इसको कहीं भी हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है सांस। अब अगर देखा जाए, अगर इसको बिग पिक्चर में देखा जाए, सांस इज़ योर एवरीथिंग, दिस इज़ योर लाइफ। अगर आपको सांस आ रहा है तो वो ही इस बात की ज़मानत है कि आप जिंदा हैं। सांस आना ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। इवन के अकॉर्डिंग टू योगा दिस इज़ सेड कि आपका जो हम सांस ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट ओनली ऑक्सीजन, एक वाइटल एनर्जी है जो हम अपने सांस के ज़रिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन अदरवाइज़ तो लाइक ऑक्सीजन लगा के भी ज़िंदा रहा जा सकता है। तो अब ऐसा है कि हमने इस वक्त जैसा दौर जा रहा है तो हमने अपने अंदर मैक्सिमम वो वाइटल एनर्जी स्टोर करनी है। डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी गुड, उसका मैंने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था। मैं आज आपको एक ऐसा लाइक मैजिकल टिप देना चाहूँगी। उससे एक तो आप सब लोग घर बैठे अपना इम्यूनिटी सिस्टम चेक कर सकते हैं कि इस वक्त आप किस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल इस वक्त क्या है। सेकेंडली इट वुड हेल्प यू टू एनहांस योर इम्यूनिटी सिस्टम एज वेल। उसके लिए आपने करना क्या है कि सिंपली, और दूसरा सबसे मज़े की बात यह है कि आपकी कैलोरीज बर्न करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। डू एक्सरसाइज, बट ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको आप कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं। दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने सिंपली नाक से सांस इनहेल करना है और उसे होल्ड कर लेना। अब होल्ड करके आप काउंट करना शुरू कर दें 1 2 3 घड़ी के साथ कि आप कितनी देर अपना सांस रोक सकते हैं। अगर तो आप लाइक हार्डली 10 सेकंड तक सांस रोक पाएंगे तो ये इस बात की निशानी है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
अगर आप 20 सेकंड तक रोक सकते हैं तो दिस इज़ अ मॉडरेट लेवल। एक जो अच्छा जिसे कहते हैं वेल एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनी सिस्टम है, उसमें आपकी जो काउंट है वो 1 मिनट की होगी, जिसमें आप ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है, लाइक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी काउंटिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होती सांस रोकने की। तो आपने सिंपल इनहेल करना है, इनहेल करके सांस रोक के काउंट करना शुरू कर दें। जितनी देर तक आपका काउंट होता है उसके बाद रिलीज़ कर दें सांस, अपना सांस नॉर्मल इनहेल एक्सहेल जब आप करते हैं तो ऑलरेडी काफी ज्यादा रिलीफ भी फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कैलोरीज भी बर्न होंगी, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी में भी इजाफा होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेट कम करने के लिए किस तरह का योगा करें अरफा? देखिए योगा की खूबसूरती है कि आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है। लाइक आप इसे खाना खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद करेंगे, या आप अपने नाश्ते या खाने से पहले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आपने योगा प्रैक्टिस के 1 घंटे बाद तक खाना नहीं खाना। आप पानी पी सकते हैं, वो भी आधे घंटे बाद तक। सेकेंडली एक योगा मुद्रा है जिसको फिंगर जेस्चर कहते हैं। ये वाली उंगली यूज़ होती है, इसको प्रेस करना है अंगूठे से, आपने रिंग फिंगर को ऐसे प्रेस कर, इस फॉर वेट लॉस। इसको आप 15 मिनट के लिए, पूरी फैमिली मेरे ख्याल में करे तो बेहतर है, क्योंकि हर कोई मोटापे की तरफ जा रहा है। इसको आप 15 मिनट्स के लिए हर रोज़ कर सकते हैं। बेशक आप 5-5 मिनट के लिए 3 टाइम कर लें, या एक दफ़ा इकट्ठा कर लें। आप टीवी देखते हुए भी ये कर सकते हैं। साथ आप डीप ब्रीदिंग करें। बाकी जहाँ तक बात है एक्सरसाइज की, इस बात को लाजमी जहन में रखें कि आप जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लें, बर्तन धो लें, वो आपकी एज ए वर्कआउट में काउंट नहीं होगी। उसके लिए एक्सरसाइज मीन्स कि यू नीड टू डू समथिंग माइंडफुल। तो आप जितना मर्जी आप काम कर रहे हैं, घर का सारा बिजी भी हैं, तो प्लीज़ बेशक 10 मिनट निकालें, लेकिन एक माइंडफुल एक्सरसाइज के लिए लाजमी टाइम निकालें। ये बर्तन धोने, चलने फिरने से कभी भी आपको वेट लूज़ में हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आपका वेट स्टक होता है। तो जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, आप वेट लूज़ नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं कि हम सारा दिन किचन में रहे हैं, हमने बर्तन धोए हैं, सफाइयाँ की हैं, तो वो समहाउ आपकी कैलोरीज तो बर्न कर रही होंगी, लेकिन वो आपको एज सच वेट लूज में हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज यू आर अंडर स्ट्रेस। तो यू नीड टू रिलीज योर स्ट्रेस। तो उसके लिए एक माइंडफुल एक्सरसाइज करें विद फोकस ऑन योर लाइक ब्रीदिंग एंड योर बॉडी। ठीक है, क्लासिकल योगा इज बेस्ट। जो स्ट्रेचेस हैं, इजी स्ट्रेचेस, वो लाजमी करें। ओके, नबीला की कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहती हैं नबीला? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रमशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, फरमाइए। मैंने ये पूछना था, फैट्स की बात हो रही थी। जो वर्किंग होती हैं वो फीमेल्स या सब लोग जो काम पे जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि प्रॉपर बैठ के एक्सरसाइज की जाए, सर्कल इतना टाइट होता है। तो वो लोग क्या डाइट लें और कौन सी ऐसी बेसिक चीजें जो है अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें कि वो फैट ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए, वो खत्म हो जाए वो हमारी बॉडी में? ठीक है, तलहा। देखिए एक्चुअली वेट ड्रॉप करने का ताल्लुक डाइट ऑब्वियसली न्यूट्रिशन से, जैसे बता रही हैं, मैं वर्कआउट नहीं कर सक रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे डाइट की तरफ वर्किंग वुमेन है तो जी हाँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली ये एक परफेक्ट फिगर 3500 कैलोरीज बर्न करते हैं तो 1 LBS फैट बर्न होता है। अब इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस जल्दी से बताऊँगा कि पर डे के हिसाब से 500 कैलोरीज अ डे हम लोगों को बर्न करनी होती है। सो हम डिवाइड करते हैं इसको 2 हिस्से में, 250 कैलोरीज फ्रॉम योर डाइट, 250 फ्रॉम योर वर्कआउट। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको टोटली अपनी डाइट से कैलोरीज को डेफिशिएट करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक आपको कोई 1500-2000 कैलोरीज के इन बिटवीन रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वेट ड्रॉप करना है और फैट ड्रॉप करना है तो कैलोरीज डेफिशिएट में जाना पड़ेगा। आप जहां सरप्लस में गए, ऑब्वियसली जो है वो वेट या तो स्टक वहीं हो जाएगा या फिर गेन होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक इसके वाटर इनटेक मैं से कहूँगा ज़्यादा रखें, हाई फाइबर फूड ज़्यादा रखें और स्लीपिंग पैटर्न अपना सही रखें ताकि मेटाबॉलिज्म सही रहे, ताकि वो फैट रिडक्शन होता है। अच्छा, ये जो ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल है सिद्रा इम्तियाज़, ये किस हद तक जो है ना वो आपको वज़न कम करने में मुआविन साबित होता है? और फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते या नहीं करते, घरों में भी हम देख रहे हैं ख़वातीन भी या वर्किंग वुमेन्स भी, तो उनको ये हेल्प कर सकती है किस हद तक?
देखें, आप जब तक एफर्ट नहीं करते तो तब तक आप कुछ को मतलब लाइक आपको कुछ हासिल करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। आप कंट्रोल करें या फिजिकली एक्टिव हो, हाँ कि ग्रीन टी का थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म जरूर फास्ट करते हैं, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप पूरा एक बर्गर खा लेंगे साथ में ग्रीन टी पी लेंगे तो सारा कुछ बर्न हो जाएगा। इस तरह से नहीं है। ऐसे ही तो तलहा आप खुद क्या कर रहे हैं? जिम तो बंद है, कहीं आप भी तो नहीं बस खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वर्कआउट वगैरह? मैं एक्चुअली अपने नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ एंड दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग वी हैव। 15 से 20 मिनट की ट्रेनिंग इन स्पॉट, वहीं खड़े होके, आपको कोई बहुत बड़ी प्लेस नहीं चाहिए, कोई जिम नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। सो अगर आपको वीडियोस देखने भी हैं तो talha.fitness मेरा इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर मैं अपलोड करता हूँ, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, मैं यही कर रहा हूँ घर के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही हेल्दी खा रहा हूँ। ऐसे तो ज़रा खाएं, लेकिन एहतियात के साथ खाएं और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि हमें सिर्फ खाना नहीं है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्थ को क्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया तलहा, आपने अपने वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सिद्रा, आपने हमें बड़ी यूज़फुल टिप्स दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त ख़त्म हो गया है। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान।